Welcome back, students of class 10th. We are here again with the chapter 1 development's last part, and in this video we are going to cover the topics which have been left in the last 2-3 videos. Today we will understand about sustainability of development, groundwater in India and its problem, exhaustion of natural resources, and we will also discuss about some question answers given at the back of the chapter. First, we will understand about sustainability of development. जैसा कि हमने बताया, एक आइडिया निकाला गया इंटरनेशनली कि हम डेवलपमेंट यानी विकास तो सभी करना चाहते हैं, पर हम ऐसा विकास करें कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए चीज़ें पर्याप्त मात्रा में रहें। ऐसा कहा गया है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स। हमें अपने पूर्वजों से ये उधार मिला नहीं है, संपत्ति के तौर पर नहीं मिली है ये सारी सुविधाएं, बल्कि वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने अपनी आगे वाली जनरेशन से ये उधार लिया है। कहने का मतलब ये है कि हमें इन चीज़ों को यूज़ करके ख़त्म नहीं करना है, बल्कि इसका इस तरह से वाइसली एंड ऑनेस्टली यूज़ करना है कि हम तो डेवलप करें ही, लेकिन फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वो सारी चीज़ें इंटैक्ट रहें, अच्छी रहें। Suppose for the present that particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generations. जब हम किसी विकसित देश को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि कम से कम हमें इतना डेवलप तो होना है, या फिर उस डेवलपमेंट को बढ़ाते रहना है, या कम से कम विकास का जो स्थिति जो लेवल हम पहुंच चुके हैं, जैसे स्टेटस पर हम पहुंच चुके हैं, कम से कम हमें वहां तक तो रहना है, उससे नीचे नहीं जाना है। विकास का रफली हमने एक ये आइडिया निकाला। लेकिन आप देखिए, however, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type, level and development are not sustainable. हालांकि एक दूसरा विचार, एक सेकंड थॉट भी साइंटिस्ट का है कि शायद आगे आने वाली जनरेशन्स में, आगे आने वाले समय में जो क्राइटेरियाज पर अभी हम डेवलपमेंट को समझते हैं, आगे वो क्राइटेरियाज काम नहीं आएंगे और शायद वो लेवल और डेवलपमेंट के लेवल सस्टेनेबल नहीं रहेंगे, यानी उन्हें सस्टेन करना मुश्किल होगा। हमें वो मानक, वो स्टैंडर्ड्स बदलने होंगे। तो ये सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है कि हम विकास को वैसा का वैसा रख पाते हैं या नहीं, आगे अचीव करते हैं या नहीं, या फिर हम नीचे जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियस विकास का मेन तत्व या मेन एलिमेंट ऑफ द डेवलपमेंट यही है कि हम जिस स्तर पर पहुंच चुके हैं उससे आगे ही बढ़ें, और अगर हम बहुत अच्छे स्तर तक पहुंच चुके हैं तो कम से कम उस स्तर को बनाए रखें, उससे नीचे ना जाएं। इसके बाद हम बात करें एक एग्जाम्पल की, ग्राउंड वाटर इन इंडिया। ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम, और वी कैन से इट इज़ अ सीरियस थ्रेट टू द पीपल ऑफ द कंट्री. Recent evidence suggests that the groundwater is under serious threat of overuse in many parts of the country. आप जानते हैं पानी का ऐसा यूज़ किया जा रहा है, ओवर यूज़ किया जा रहा है कि ऐसा लगता है कि कई कई जगह पानी लगभग ख़त्म होने वाला है। कई बार आपने सुना होगा कि किसी स्टेट में पानी की प्रॉब्लम होने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे स्टेट से पानी बुलाती है और अपने स्टेट के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है, क्योंकि उस स्टेट के लोग या तो उसे ओवर यूज़ कर चुके हैं, या वहाँ पर रेन वाटर की कमी है, वहाँ बारिश कम होती है। वो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बारिश कम होती है। जनरली आपने सुना होगा हिली एरियाज़ में ज़्यादा बारिश होती है। तो इस तरह से कई जगह, जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान जैसे स्टेट की, जहाँ पानी की अक्सर कमी होती है, और कई बार तो अच्छी जगहों पर भी जो स्मार्ट या बिग सिटीज़ हैं, डेवलप्ड सिटीज़ हैं, वहाँ भी ओवर यूज़ की वजह से पानी की समस्या होती है, और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरी बड़ी सिटीज़ या दूसरे गांव या एरियाज से जहाँ पानी की अच्छी अवेलेबिलिटी है, वहाँ से पानी को बुलाया जाता है। About 300 districts have reported a water level decline of 4 meters during the past 20 years. लगभग 300 से ज़्यादा ज़िले हमारे देश के इस चीज़ को रिपोर्ट कर चुके हैं, या वहाँ से रिपोर्ट आई है कि लगभग ग्राउंड वाटर जो है 4 मीटर नीचे चला गया है पिछले 20 वर्षों में, यानी कि इन लास्ट 2 डिकेड्स में इतना नीचे चला गया है। अगर इसी स्पीड से पानी का यूज़ होना जारी रहा तो आगे क्या होगा, इस चीज़ के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसका हमें जल्दी ही कोई अच्छा सॉल्यूशन और परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा, नहीं तो ऐसा माना जाता है कि अगला विश्व युद्ध, नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी द ड्यू टू द वाटर, will be over the water.
इन अनदर 25 years 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम। अभी जिन क्षेत्रों में उसका ओवर यूज किया गया उनके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि अगले 25 सालों में 60% से अधिक कंट्री के लोग इसी तरह पानी का ओवर यूज करेंगे और पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा थ्रेट में आ जाएगी, बहुत ही कमी हो सकती है। ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पर्टिकुलरली फाउंड इन एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस रीजन्स। ये भी एक बहुत खास जानने वाली बात है कि पानी का ओवर यूज किन जगहों पर होता है, जहां खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में और अच्छे तरीके से की जाती है। पंजाब जैसे स्टेट्स में जिन्होंने पानी का बहुत यूज़ किया है, ओवर इरिगेशन भी किया है, तो पानी भी थ्रेट में आ गया है। और दूसरी बात, ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो भी कुछ हद तक प्रभावित हुई है। UP hard rock plateau areas of central and south India, some coastal areas and the rapidly growing urban settlements। ये सारी जगह भी urban settlements जहाँ शहर बसते हैं, डेवलपमेंट होता है, वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो शहरों में भी पानी का बहुत मात्रा में खर्च होता है। कुछ फालतू पानी को फेंकने की जो हमारी टेंडेंसी भी बनी है वो भी चलती है। जो काम एक मग पानी में हो सकता है उसके लिए लोग टैप को, नलों को चालू रखते हैं और घंटों तक बंद नहीं करते। स्पेशली आपने खुद नोटिस किया होगा, जब लोग ब्रश करते हैं तो पानी को चालू कर देते हैं और ब्रश करते रहते हैं और पानी वेस्ट जाता है। इवन हमारे यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी सिर्फ बात की जाती है, पर उतने अच्छी तरीके से उसको फॉलो नहीं किया जाता, वरना लगभग 1 लाख लीटर के आसपास पानी एक छत से हर बारिश के मौसम में सड़क पर बह जाता है और नालियों के थ्रू, ड्रेनेज के थ्रू फालतू निकल जाता है। ज़मीन उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, वरना ग्राउंड वाटर लेवल कभी कम ना हो। तो ग्राउंड वाटर लेवल की प्रॉब्लम हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक सीरियस थ्रेट के रूप में सामने आई है, जिसका सोल्यूशन डेवलपमेंट के लिए और उसको बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अच्छी बात यह है कि ग्राउंड वाटर ऐसा रिसोर्स है जिसको रिन्यू किया जा सकता है, पुनः भरा जा सकता है। ये रिसोर्सेज जो है नेचर के द्वारा रिप्लेनिश किए जाते हैं, मगर उसको थोड़ा समय दिया जाए, इतना ओवर यूज ना किया जाए कि प्रकृति उसे पुनः भर ना सके, रिफिल ना कर सके। यदि हम उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो प्रकृति भी उसको नहीं भर पाएगी। लेकिन इसके अलावा सीरियस थ्रेट्स वो भी हैं जो नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल ऐसे जिनको हम या प्रकृति इतनी जल्दी रिप्लेनिश नहीं कर सकती, जो लाखों करोड़ों साल में बने हुए हैं। जैसे हम बात करें ऑयल की, क्रूड ऑयल की, किसी भी देश की इकोनॉमी उसके गोल्ड और क्रूड ऑयल पर डिपेंड करती है, कच्चे तेल पर डिपेंड करती है, जो कि अर्थ से निकाला जाता है और ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसको पुनः हम जल्दी से भर नहीं सकते। हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ अभी ऑयल हो और हम वहाँ तक पहुँचे ना हो, लेकिन जब तक वो नहीं मिल जाते, हम जो प्रेजेंट हमारे जानकारी में जो हैं उन्हीं क्षेत्रों को मानते हैं कि इन क्षेत्रों से हमको तेल मिल रहा है। बाकी अगर कुछ होंगे भी तो वो छुपे हुए हैं, तो हम उसी को टोटल में काउंट करते हैं और ये देखते हैं कि आगे वो कितने दिनों तक चल जाएगा। हम उसके कुछ सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापन भी ढूंढ रहे हैं, जैसे गैस से चलने वाली गाड़ियाँ या इलेक्ट्रिकल चीज़ें, वो भी हम देख रहे हैं। पर अभी हम फिर भी बहुत ज़्यादा हद पेट्रोल, ऑयल इन पर डिपेंड है, क्रूड ऑयल पर डिपेंड है। एक एग्जाम्पल पर आप देखें, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस में एक डाटा दिया हुआ है जिसमें लिखाया गया है 2017 में जो 1000 मिलियन बैरल्स में क्रूड ऑयल का रिजर्व था वो 808 मिलियन बैरल्स था। एंड ये लगभग आगे आने वाले 70 सालों तक काम कर सकता है। ये 2017 का डाटा है, अब हम 21 में हैं, तो 4 साल ऑलरेडी निकल चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो लगभग 50,000 मिलियन बैरल्स, और ये लगभग आगे आने वाले 10 साढ़े 10 सालों तक ही हमें अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकता है। वर्ल्ड की बात करें टोटल तो 1697,000 मिलियन बैरल्स, जो लगभग 50-52 सालों तक ही चल पाएगा। अगर हम और रिसोर्सेस का और एरिया नहीं ढूंढते हैं ऑयल का, या हम इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बनाते हैं, तो हमारा डेवलपमेंट काफ़ी हद तक रुक जाएगा, हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना होगा। ये टेबल साफ साफ बताता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। कुछ देशों के पास लो है, कुछ देशों के पास बिल्कुल नहीं है, कुछ देश दूसरे देश पर डिपेंड हैं। जैसे हम अपने देश इंडिया की बात करें तो हम इसके लिए बहुत हद तक दूसरे देशों पर डिपेंड हैं, हम उसका इंपोर्ट करते हैं यानी आयात करते हैं। तो ये भी डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा सपोर्टिव फैक्टर है और इस पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। कंसिक्वेंसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। ध्यान देने वाली बात यह है, अगर कोई कंट्री या स्टेट ये सोचता है कि हमारे रिसोर्सेज का यूज़ करने से
या वहाँ के रिसोर्सेज का यूज़ होने से सिर्फ वही नुकसान होगा, तो ऐसा नहीं है। जब पर्यावरण का डिग्रेडेशन होता है, जब पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है, तो वो देश और राज्यों की सीमाओं के बाहर तक असर करता है, यानी दूसरे राज्यों को भी और देशों को भी वो असर करता है। इसलिए हमारे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर, साइंटिस्ट इस चीज़ से चिंतित हैं और एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि पर्यावरण को बचाया जा सके, क्योंकि अगर पर्यावरण नहीं बचेगा तो हम डेवलपमेंट की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ही इस चैप्टर का मेन टॉपिक था, what we wish to become और what our goals are, so the debate on development continues। यदि हम डेवलपमेंट कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो पर्यावरण की रक्षा करनी होगी और उसके इन सपोर्टिंग फैक्टर्स पर डिस्कस करना होगा, उन्हें बचाना होगा। इसके बाद हम कुछ टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज की बात करें। आप देखिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए हैं। पहला है, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय all of the above, this is the answer, D is the answer, fourth is the answer। क्योंकि डेवलपमेंट जो है कंट्री का डिटरमाइन किया जाता है उसकी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय से, एवरेज लिटरेसी लेवल से यानी औसत साक्षरता का स्तर क्या है, और हेल्थ स्टेटस, वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, इस पर। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। कौन सा पड़ोसी देश बेहतर अच्छा परफॉर्म कर रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट में? तो हम श्रीलंका जो है हमारा पड़ोसी कंट्री है, वो हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। आगे हम बात करें, इसके आगे का क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला है जो कि बहुत आसान है। आई हैव कैलकुलेटेड माई सेल्फ एंड द आंसर इज 6000। आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इफ़ यू आर गुड एट मैथ्स। फोर्थ, अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि मेन क्राइटेरियन क्या है जो वर्ल्ड बैंक यूज करता है डिफरेंट कंट्रीज के लिए और इसके लिमिटेशंस क्या हैं, तो मेन क्राइटेरियन किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का वर्ल्ड बैंक कैसे निकालता है, उस देश की प्रति व्यक्ति आय, हर एक व्यक्ति की सालाना क्या आय है और उसको टोटल मिलाकर ग्रॉस इनकम यानी देश की सकल आय में कन्वर्ट या सकल आय को पर कैपिटा इनकम में बांटा जाता है। इससे ये अगर प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो डेवलपमेंट को अच्छा माना जाता है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे एक लिमिटेशन हम देखें बहुत ही आसानी से जो समझ आती है वो ये है कि ये वाकई में नहीं बताता है कि उसके रेसिडेंट्स का क्या लेवल है, क्योंकि अगर किसी देश की टोटल आय काफ़ी है लेकिन उसकी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। लेकिन अगर किसी देश की उतनी ही आय है जितनी इंडिया की है, पर अगर उसकी जनसंख्या कम है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है, तो वो देश ज़्यादा डेवलप होगा। इसलिए इसके कुछ लिमिटेशंस हैं जिसमें से हमने एक पर बात की। आगे इसके बाद वाले चैप्टर को हम कवर करेंगे, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिए जाएंगे। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।